नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की जो सीवान से आ रही है। सीवान में जहां पर एक तरफ बीजेपी ने बड़ा और संगीन आरोप तेजस्वी यादव और आरजेडी पर लगाया है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी अपराधियों को संरक्षण देती है और ये क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे का आधार एक वायरल वीडियो जो है इस वक्त सामने नजर आता है। इस तस्वीर को देखिए और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि बीजेपी जो है वो एक बड़ा आरोप आरजेडी के ऊपर क्यों लगा रही है। दरअसल तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ की तस्वीर जो है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान की इस वक्त वायरल हो रही है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि बिहार में आरजेडी जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है और इस बात की पुष्टि इन तस्वीरों के जरिए भी हो रही है। आरजेडी जबकि इसके इतर ये दावा कर रही है कि भाई जिस तस्वीर का हवाला देकर आप हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के लोग जो हैं वो बीजेपी में ही खुद मौजूद हैं, इसलिए ये आरोप निराधार हैं। इस वक्त ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मोहम्मद कैफ की ये तस्वीर है जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी है और इसी की तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करने इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर इसी तस्वीर को दिखाते हुए बीजेपी जो है वो एक बड़ा आरोप आरजेडी और तेजस्वी यादव पर लगा रही है। नीति है अब आप इस तरह के लोगों से, आपराधिक छवि वाले लोगों से मिल रहे हैं या उनको राजनीति में एक्टिव कर रहे हैं तो प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर कानून का राज है, सुशासन का राज है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं और हम समझते हैं कि जनता इसको सही नहीं लेगी और जनता इनको रिजेक्ट करेगी, नकारेगी। कि बीजेपी के लोग को कोई काम तो है नहीं, बीजेपी के लोग यही सब अजुल फजुल की बातें करते रहते हैं। अगर आपराधिक चरित्र का बात अगर उठाइएगा तो नीचे से ऊपर तक भाजपा में सबसे ज्यादा अगर देश में कोई आपराधिक चरित्र का अगर कोई नेता है तो बीजेपी में है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जमीन घोटाला मामले से जुड़ी हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जी हां, छवि रंजन को लेकर जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई अब टल चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 4 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाला गया है। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन रांची के डीसी थे। छवि रंजन की ओर से जमानत को लेकर अर्जी दी गई थी जिस याचिका पर सुनवाई जो है फिलहाल 4 हफ्ते के लिए टल गई है। आपको बताते चलें कि इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन लैंड स्कैम के 2 मामलों में आरोपी बनाए गए हैं। पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन उस हाईकोर्ट की अपील के बाद भी वो राहत उन्हें नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। इस वक्त बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होने वाली थी वो फिलहाल टल चुकी है। 4 हफ्तों के लिए ये सुनवाई चली है। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते के बाद इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी और देखना होगा कि क्या डीसी छवि रंजन जिस उम्मीद में याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे उन्हें क्या राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल 4 हफ्तों के लिए सुनवाई टल चुकी है। और इस बीच बड़ी खबर अरवल से आ रही है जहां पर तीन मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर हथियारों को बनाने का कार्य बदस्तूर चल रहा था, लेकिन इस खुलासे के साथ इस पर नकेल कसने की कार्रवाई जो है अब तेज हो चुकी है। 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोली को बरामद किया गया है। गन फैक्ट्री के 13 मैकेनिक जो इस धंधे में जुड़े हुए थे उन्हें पकड़ा गया है। फिलहाल चुनाव से पहले ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बिहार एसटीएफ और अरवल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन 13 मैकेनिक को पकड़ा गया है और देखिए कैसे यहां पर हथियारों के जखीरे को बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मिनी गन फैक्ट्री में कार्यरत 13 मैकेनिक को पकड़ा गया है। बैंक डकैती का एक मुख्य आरोपी भी इस दौरान गिरफ्तार हुआ है और ये संयुक्त कार्रवाई की गई। बिहार एसटीएफ और अरवल पुलिस के द्वारा शहर तेलपा के राधेनगर गांव में रेड किया गया और इसी दौरान इन सभी को गिरफ्त में लिया गया है। तो बिहार एसटीएफ और अरवल पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले, जहां पर जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव, जिन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। जी हां, नरेंद्र नारायण यादव की अगर बात करें तो उन्हें सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। महेश्वर हजारी के पद छोड़ने के बाद से यह पद रिक्त था, जिसमें जेडीयू ने नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। उनकी तरफ से नामांकन किया गया था और आज निर्विरोध उन्हें निर्वाचित किया गया है। डिप्टी स्पीकर बन चुके हैं अब नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के। और नरेंद्र नारायण यादव के बारे में भी जरा जानते चलिए, जहां पर विधानसभा उनका 7वां ये कार्यकाल, ईमानदार और साफ छवि के नेता उन्हें बताया जाता है। किसी दूसरे शख्स की तरफ से नामांकन नहीं किया गया, इसलिए इनका निर्वाचन जो है वो निर्विरोध रूप से हुआ है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई जिम्मेदारी के लिए, इस नई भूमिका के लिए नरेंद्र नारायण यादव को शुभकामनाएं और बधाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आज वो आईजीआईएमएस पहुंचे। आईजीआईएमएस जाकर के उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नजदीक से देखने का प्रयास किया है। उनकी तरफ से ये देखा गया कि क्या आईजीआईएमएस से मिल रही शिकायतें जो हैं वो वाजिब हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाए। और उसी के निरीक्षण के मार्फत यहाँ पर देखिए डिप्टी स्पीकर जो के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो पहुंचते हैं आईजीआईएमएस। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की तरफ से व्यवस्थाओं को नजदीक से देखा और समझा क्या है, कमियों को दूर करने का भरोसा भी दिलाया गया है। मार्च के बाद इमरजेंसी की क्षमता जो है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इमरजेंसी में जिस बेड की कमी से मरीज जूझ रहे थे उस कमी को दूर करने का भरोसा जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी पहली बार आईजीआईएमएस पहुंचे हैं और देख सकते हैं इस वक्त लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओपीडी की तरफ जो है सम्राट चौधरी जी पहुंचे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं यहां पर फिलहाल हरकत में नजर आ रहे हैं। यानी पहली बार सम्राट चौधरी जी अस्पताल पहुंचे हैं और सभी वार्डों का भी मुआयना करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात सरकार कर रही है, ऐसे में अब क्या बदलाव हो सकता है और क्या सुविधाएं ये देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, पहली बार पहुंचे हैं, क्या सब अभी जांच करेंगे और क्या? पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की सेवा बढ़े इसकी चिंता है सरकार की। और अभी तो हम लोगों ने आयुष्मान भारत से लगभग 1,80,00,000 परिवार को पूरे बिहार में जिनको भी अनाज मिलता है उनको मुफ्त इलाज मिलेगा। इसका 5 लाख तक का पूरी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। और यहाँ पर सुविधा और कैसे बढ़ाया जा सकता है इसकी तैयारी हम लोग इस प्रकार से आप एक्शन में दिख रहे हैं। क्या बिहार के बाकी अस्पतालों में भी आपका औचक निरीक्षण होगा? एकदम, इसमें पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की सेवा को अच्छा करना है। कल आपने देखा होगा कि नर्सिंग कॉलेजों को भी हम लोगों ने तय किया कि एक क्वालिटी तय करना होगा। क्वालिटी के बिना हम क्वांटिटी को सेवा नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो स्वास्थ्य मंत्री अभी लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वहाँ भी जाएंगे और डायरेक्टर के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी की गई है। यानी अस्पताल को जानकारी मिल गई थी कि स्वास्थ्य मंत्री पहुँचने वाले हैं और जो मरीज हैं वो भी इंतजार कर रहे थे। तो अभी बैठक होगी और बैठक के बाद कई बिंदुओं पर ये चर्चा करेंगे, क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुँचे और इन्होंने साफ कहा है कि हम बिहार के तमाम जो अस्पताल हैं उसमें सुविधाओं का विशेष ख्याल रखेंगे। इसके साथ साथ औचक निरीक्षण पर भी हम ध्यान देंगे। यानी कभी भी स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी किसी भी अस्पताल में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री नेता शहनवाज हुसैन जो हैं वो दानापुर के मनीर शरीफ दरगाह पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस एमवाई समीकरण की बात आरजेडी करती है तेजस्वी यादव करते हैं, तेजस्वी यादव उस एम के लिए कुछ करते हुए नजर नहीं आए। उन्हें ठगा क्या है, उनके साथ धोखा और छलावा हुआ, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी मुसलमानों के बारे में आरजेडी सिर्फ जुबानी बात करती है, दावे करती है, लेकिन हकीकत में उन्होंने मुसलमानों के लिए किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है। राजू भैया हिलाइएगा नहीं। उनके ऊपर लालू जी राबड़ी जी की दुआ है, आशीर्वाद है, माई बाप तो वही है।
ये कहना माई का मतलब क्या है? आज समीकरण तो माई समीकरण चला इतना साल और एम को कुछ मिला नहीं। मुख्यमंत्री हर बार लालू जी राबड़ी जी हुए, मंत्रालय भी ज़्यादा उनको मिल गया। मुसलमान तो काफ़ी नाराज चल रहा है उनसे। लेकिन न्याय यात्रा पर है वो, इसको लेकर क्या कहें? तो पहले मुस्लिम भाइयों को तो न्याय दे दें वो। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं वो नाराजगी जाहिर करते नजर आए हैं। जेडीयू भी अब सख्त नजर आती है। शिक्षकों पर जिस तरीके से अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 9:05 पर पहुंचने पर आरा में जिस तरीके से शिक्षक के वेतन को रोका गया, काटा गया, उस पर अब जेडीयू सख्त दिख रही है। नीतीश कुमार के आदेश सर्वोपरि है। नीरज कुमार ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने जो कह दिया वही सरकार के तौर पर कहा जा रहा है, उसी को लागू करना है, उसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए ये व्यवस्थाएं और ये संरचनाएं की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में शिक्षक के वेतन को काटा गया है और ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नीरज कुमार की तरफ से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नाराजगी के पाठक के उस कार्रवाई पर जहां पर हेडमास्टर से लेकर शिक्षक तक वहां पो वाली स्थिति में है कि आखिर वो किस समय सारणी के अनुरूप शिक्षकों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए पहुंचे। सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। लेकिन तो आरा में शिक्षक पर हुई कार्रवाई को लेकर अब इसकी चौतरफा निंदा जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको ये भी बताते चलें कि विधान परिषद में इस कार्रवाई के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया भी गया कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 9:45 पर शिक्षकों को आना होगा, 4:15 के बाद वो शिक्षक जो है स्कूल से जा सकते हैं। इसके बावजूद 9:05 पर पहुंचने वाले शिक्षकों या हेडमास्टर के ऊपर कार्रवाई किस नियम और कानून के तहत हो रही है? आखिर नीतीश कुमार के उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, जिससे लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने कह दिया वही लागू होगा? ऐसी परिस्थिति में शिक्षक के अधिकार का हनन कैसे किया जा सकता है, ये सवाल भी उठ रहा है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी कार्रवाई अगर हुई है तो ये निंदनीय है। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो है वो सदन में बयान जरूर देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर कहीं कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को नियम कानून के तहत ही किया जाता है। अगर उस कानून के तहत, नियम के तहत कोई कार्रवाई की गई है तो ऐसे लोगों पर भी संज्ञान लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। और विधान परिषद के कार्रवाई की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तक हजूर कोई गर्म कपड़ा कंबल वगैरह देना था, नहीं मिला था। इस जवाब में आया है कि 19 तारीख और 20 तारीख को पताही और हरसिद्धि का सवाल है। 2 कन्या विद्यालय में ये 19 और 20 जनवरी को दे दिया गया। तो हजूर जाड़ा कब पड़ता है? जनवरी से स्टार्ट होता है कि फरवरी से स्टार्ट होता है कि नवंबर से? और इसमें कहा गया है कि टेंडर जिसको दिया गया था समय पर आपूर्ति नहीं किया गया। पैसा जब उपलब्ध है, आप टेंडर करा, पोशाक के लिए राशि गार्जियन को उपलब्ध करा देते हैं, और कंबल का 2-2 कंबल, एक बच्ची अगर पुराना कंबल ओढ़ी हुई है तो भी जाड़ नहीं जा रहा है, सब लोग अलाव ताप रहा है। जिस दिन से हजूर सदन चल रहा है, एक व्यक्ति के चलते हंड भंड होकर रह गया है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा, कभी छुट्टी कैंसिल, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, होली का, और कभी
हम लोग तो पढ़े हैं हजूर 10 से 4, तो 9 से उस जाड़ के दिन में भी 9 से 5। सरकार को क्या मोह हो गया है हजूर, ये गलत से गलत आदेश पास हो रहा है और जिस दिन से सदन चल रहा है आधा समय इसी में बीत गया। तो जेडीयू के ही एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, जिनकी तरफ से के पाठक पर निशाना साधा गया। कहा गया कि आखिर सरकार की मजबूरी क्या है। अपनी ही सरकार पर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि के पाठक जो हैं वो ऐसे नियम कानून बना दे रहे हैं जो कि शिक्षकों के हित में नहीं है, वो किसी के लिहाज से नहीं है, लेकिन उन पर कहीं से कोई विराम नहीं लग रहा है। देखना होगा कि आखिर इस पर विराम लगेगा तो किसके हस्तक्षेप से, क्योंकि नीतीश कुमार का आदेश भी अब तक कानून के तौर पर, नियम के तौर पर स्कूलों में लागू नहीं हो पाया है। और चलिए अब आपको सीधे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हुई खबर बता दें। अनुपूरक बजट को पेश कर दिया गया है झारखंड विधानसभा में। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है झारखंड में और ऐसे में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 4,981 करोड़ का ये अनुपूरक बजट जो झारखंड विधानसभा में आज पेश किया गया है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की तरफ से ये पेश किया गया 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट। और ऐसे में देखना होगा कि इस बजट के साथ, जो कि बार बार सरकार ये कह रही थी कि बजट जो होगा वो झारखंड के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर ही इन परिस्थितियों में जो बेहतर हो सकता है उसे लागू किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर चलती हुई बस में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि रात की बात ये रही कि कोई यात्री इस दौरान इसकी चपेट में नहीं आ पाया। वक्त रहते सभी जो है वो सुरक्षित बस से बाहर निकल पाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। यात्रियों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। दमकल की 2 गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। हाजीपुर में गंडक पुल के पास यह हादसा हुआ और तस्वीरें देखिए, धू-धू कर जलती हुई ये यात्री बस जो अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। यात्री जो उस वक्त उस बस में सवार थे, किसी तरह से सभी लोगों ने अपनी जान कूदकर बचाई है। पटना से गोपालगंज ये बस जा रही थी। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।